हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ण पढ़े, वर्णमाला पढ़ी, साथ में वर्णों के दो भेद हमने पढ़े जिसमें स्वर और व्यंजन आपको बताए। स्वर के भी आपको यहाँ पर उसके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने भेद किए थे जिसमें आपके 3 भेद थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। साथ में हमने व्यंजन पढ़े। स्वरों में आपने अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनि और ये सभी आपने पढ़े हैं। साथ में आपने यहाँ पर स्वरों की मात्राएं पढ़ी। ठीक है, तो अब वर्ण में आपने दूसरा जो भेद है वो आपका व्यंजन है। तो व्यंजन के भी आपने भेद किए, स्पर्श के आधार पर, साथ में श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर भी आपने व्यंजनों के 3 भेद किए हैं जिसमें पहला आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन आता है। इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा है और श्वास मात्रा के आधार पर भी आपने व्यंजनों के 2 भेद किए हैं जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन आए हैं। सभी व्यंजनों को हमने डिटेल में पढ़ा है। आइए इसको हम एक बार क्विक रिवाइज और साथ में यहाँ से आगे जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं और भी इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो आइए यही टॉपिक हम एक बार रिवाइज करेंगे, बट इसको हम क्विक रिवाइज करेंगे। जो चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो हम यहाँ पर आपको एक रिवीजन के तौर पर आपको बताएंगे कि हमने वर्ण पढ़ा। वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसका आप और आगे आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसका खंड आप नहीं कर सकते हैं, वे आपके वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला यहाँ पर आपको बताई। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण हैं जिसमें आपके 11 स्वर हैं, 2 आपके अयोगवा हैं, 33 आपके व्यंजन हैं, इसके बाद 4 यहाँ संयुक्त व्यंजन हैं। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, 33 व्यंजन तक आप पढ़ चुके हैं। ये इनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया है। अब आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आगे आपको आज की क्लास में संयुक्त व्यंजन बताया जाएगा, साथ में अतिरिक्त वर्ण क्या है और इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम यहाँ सीखने वाले हैं। किस प्रकार से आप रॉ लगाते हैं, किस प्रकार से आप वर्णों को भेद करते हैं, ये सभी बातें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं, अन्य ध्वनियों की यहाँ आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है स्वरों के उच्चारण में, वे आपके स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके जब उच्चारण आप करते हैं तो वायु जो है किसी रुकावट के बिना आपके मुख से बाहर निकलती है। अ से अ तक आपके स्वर हैं और स्वरों के यहाँ हमने भेद किए हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ओ और री, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। साथ में प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है और यहाँ पर आपके दीर्घ स्वर हैं 7 और प्लुत स्वर में जैसे ओम, राम या किसी दूर के व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, तब आप प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वरों की यहाँ मात्राएं आपने जानी है कि जब आप किसी व्यंजन के साथ स्वरों को जोड़ते हैं तो वहां पर स्वर नहीं जुड़ता है बल्कि स्वर की मात्रा जुड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ हमने, अब देखो व्यंजनों को आप स्वतंत्र अवस्था में इस प्रकार से लिखते हैं हलंत के साथ। ये आपका स्वर रहित व्यंजन है। जब हलंत लगा होता है यानी कि उस व्यंजन में आपका स्वर नहीं है। तो यहाँ आपको सभी मात्राएं, ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपने किसके बारे में, स्वर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ एक चीज और है, रॉ की मात्रा। रॉ में आप ओ और ऊ की मात्रा उसके मध्य भाग में लगाते हैं। जैसे ओ की मात्रा लगाएंगे तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा रुक करके। ठीक है, साथ में जब आप रॉ में जो है बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, ये जैसे रूप, रूठ, अमरूद। तो यहाँ पर रॉ को इस प्रकार से आप ओ और ऊ की मात्रा लगाते हैं। अयोग वाह की हमने बात की थी, जो आपके क्या हैं, स्वर। हिंदी वर्णमाला में 2 आपके क्या हैं, और 2 वर्ण होते हैं जिन्हें अयोग वाक् कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण इनकी गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जा सकती है। इसमें व्याकरण की दृष्टि से अंग को अनुस्वार
और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार क्या होता है? जिसका उच्चारण करते समय आपके सिर्फ नाक से जो है वायु बाहर निकलती है, वो अनुस्वार कहलाता है। जैसे आपने यहाँ पंख, रंक, गंध आदि यहाँ पर आ जाएगा। अनुनासिक जिसका उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों से वायु बाहर निकलती है, वो अनुनासिक। जैसे आप दांत कहेंगे तो आपके नाक और मुख दोनों से ही वायु बाहर निकलेगी। ये हम रिवीजन कर रहे हैं, सभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर रुक बच जाता है उसको करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये अनुनासिक हो गया। विसर्ग क्या है? इस ध्वनि का उच्चारण आधा हो, यानी कि स्वर रहित हो की तरह किया जाता है। सभी में पढ़ा चुकी हूँ, मैं फिर से बताऊंगी कि मैंने ये आपको पहले की लेक्चरों में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अभी हम इसको क्विक रिवाइज करते हुए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब, लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है जो विसर्ग है। ठीक है ना, अब इसको पढ़ते कैसे हैं? आधा ह की तरह। तो देखिए अत, अत, अ और त के पीछे लगा है विसर्ग, तो इसे आप करेंगे अतः, ह कहा ना आपने। और फिर देखिए प्रातः, स्वतः, तो इसके ह की तरह इसको पढ़ा जाता है। एक ध्वनि यहाँ आगत ध्वनि होती है जिसमें अर्धचंद्रमा आप लगाते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को जब आप हिंदी में लिखते हैं एज इट इज, तो वहां पर आपका आगत ध्वनि लगती है, आधा ही चंद्रमा, अर्धचंद्रमा वहां पर लगाया जाता है। साथ में अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर आपने समझ लिया था। अब यहाँ हमने आपको व्यंजनों के बारे में पढ़ाया था। स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण आप स्वतंत्र अवस्था में करते हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब व्यंजन की हम बात करेंगे। ठीक है, अब व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं। तो व्यंजन जिनका उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। और व्यंजनों के हमने भेद किए हैं दो आधारों पर। मैं जैसा कि शुरू में भी आपको बता चुकी हूँ, स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। यानी कि आपके मुख के अंदर आपकी जीभ कहाँ कहाँ किस किन भागों को वो स्पर्श कर रही है, ये है स्पर्श के आधार पर। इसके आधार पर भी इसके तीन भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपके मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, वह आपका क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अब आप देखिए, आपके मुख के अंदर आपका कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है और आपके होंठ है। तो ये सभी को वो जो है आपकी जीभ स्पर्श करेगी और इनका उच्चारण होगा। यहाँ पर आपके 5 वर्गों में यहाँ पर बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्गों में बांटे गए कुछ वर्ण हैं। ठीक है, देखिए हर वर्ण में, हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं और 5वें वर्ण को क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं। ठीक है, और पहले ही वर्ण के आधार पर इनका नाम भी रखा गया है। जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा, कोई रो है, तो उस रो के में कितने बच्चे हैं? हर रो में हमने 5-5 बच्चे बिठा दिए और जो आगे का बच्चा है उसी के नाम पर उस रो का नाम भी रख दिया है। ठीक है, जैसे रोहित आगे बैठा है तो हमने रोहित का नाम से ही उस वर्ग को या उस पंक्ति को हमने क्या कर दी है? उसका नामकरण कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। यहाँ 5 विद्यार्थी बैठे हैं, क ख ग घ अंग। ये 5 विद्यार्थी हैं और इन पांचों में पहला विद्यार्थी क है। ठीक है, इस क विद्यार्थी के नाम पर ही इसका नाम, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, जब इनका उच्चारण आप करेंगे क ख ग घ अंग, ठीक है, तो ये पहले पंक्ति में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं उनकी क्या विशेषता है? ये हमारे कंठ से उच्चारण इनका होता है, हमारे कंठ के द्वारा इनका उच्चारण हम करते हैं, इसलिए इसका जो है किस प्रकार का ये हो जाएगा? कंठ प्रकार का ये हो जाएगा। फिर दूसरा है च वर्ग। ठीक है, यानी आपके क्लासरूम में दूसरा जो रो है, उस रो में उसमें जो है कितनी 5 विद्यार्थी हैं और पहला विद्यार्थी का नाम च है, तो च के नाम पर ही इसका हमने नामकरण भी कर दिया है, इसका नाम रख दिया है। तो अब ये जो है इनकी क्या विशेषता है? ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, कैसे हम इनका उच्चारण करते हैं? तो जब आप च छ ज झ यो इसका ताल
स्पर्श इसका उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपकी तालु को स्पर्श करेगी, इसलिए इसका प्रकार हो जाएगा तालव्य। ठीक है। फिर देखिए ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ ण। तो जब आप इनका उच्चारण करते हैं आपकी जीभ आपकी मूर्धा को स्पर्श करती है, उच्चारण स्थान है इसका मूर्धा और इसका प्रकार हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है। और त वर्ग त थ द ध न, आप देखिए आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श कर रही है, तो ये आपका दंत्य प्रकार का हो जाएगा। साथ में प वर्ग प फ ब, आपके होठों से आवाज आ रही है, स्पर्श जो उच्चारण स्थान है आपके क्या है, आपके ओष्ठ है। ठीक है। तो आपके ओष्ठ प्रकार का ये हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये 5 वर्ग यहाँ पर आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। साथ में देखिए अंतःस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण में जो है वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, आधा स्पर्श करती है, तो आपके अंतःस्थ जैसे य र। अब देखिए य का उच्चारण करते समय किसी भी स्थान को जो है ये पूरी तरह से नहीं, हल्का सा टच करेगा, फिर नीचे आपकी जीभ बैठ जाएगी। ठीक है। य र ल व। ठीक है। तो ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है 4 इसमें। ऐसे ही ऊष्म व्यंजन, ऊष्म यानी कि जो जिन व्यंजनों के उच्चारण से आपके मुख के अंदर ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके मुख, अब कैसे गर्मी पैदा होगी, जब आपके मुख में जो है वायु क्या होती है, मुख के विभिन्न भागों में रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, तो ये आपका ऊष्म व्यंजन आपके ये कहलाते हैं। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के जो हैं भेद हुए हैं। पहला है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये वायु मात्रा के आधार पर ही, श्वास मात्रा के आधार पर ही इसका क्या हुआ है, भेद हुआ है। तो जो 5 वर्ग हैं उनमें पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन में आएगा। साथ में जो 4 वर्ण आपने अंतःस्थ वर्ण व्यंजन के थे वो भी इसी में आएंगे, और जो ड़ है अतिरिक्त वर्ण वो भी इसमें आएगा, ये अल्प प्राण में आएगा, ये आपको पढ़ा चुके हैं। महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में दूसरा और चौथा वर्ण ये आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे क वर्ग का दूसरा ख और चौथा घ है, ऐसे ही च वर्ग का दूसरा छ है और चौथा आपका झ है। ठीक है। ट वर्ग का दूसरा ठ और चौथा आपका ढ है। ठीक है। ट वर्ग का दूसरा वर्ण थ और चौथा ध। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर ढ, स, श, स, ह भी इसमें महाप्राण में आ जाता है। और अब देखिए आज जैसा कि मैंने आपको बताया ये तो आपका पूरा रिवीजन था, और जैसा कि हम आज पढ़ेंगे अतिरिक्त जो आपके व्यंजन हैं उनका निर्माण कैसे होता है, और ये अतिरिक्त क्यों है, क्यों इनको अतिरिक्त कहा, ये क्यों ये स्वर और व्यंजन में नहीं आए। ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। चलिए, तो अब जो है हिंदी वर्णमाला में आपके 4 हैं आपके अतिरिक्त वर्ण। ठीक है। चलिए, अब जैसा कि यहाँ हम संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन को संयुक्त क्यों कहा है, और इसको स्वर और व्यंजन, देखो हमने वर्णमाला के 2 भेद किए, स्वर और व्यंजन। ना तो ये स्वर में है और ना ही ये व्यंजन में है, अर्थात इसमें ना तो स्वर के गुण हैं ना ही इसमें व्यंजनों के गुण हैं। क्यों ऐसा है, तो देखिए स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किसी अन्य वर्ण की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी जब आप स्वर का उच्चारण करेंगे और जो है स्वतंत्र है, इसको आप आगे खंड नहीं कर सकते हैं, इसको आगे आप तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे क की, तो क जो है अ से मिलकर बना है, इसके हम खंड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एक स्वर जुड़ा है और दूसरा व्यंजन है,
तो एक स्वर और दूसरा स्वर रहित व्यंजन जुड़ करके व्यंजन बनता है। ये है व्यंजन की परिभाषा। अब ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? तो यानी अब ये जो क है, देखिए अक्षर है जैसे पहले, तो यहाँ पर 4 है, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से, क्योंकि यहाँ पर दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बना है। ठीक है, स्वर के लिए तो आपको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, व्यंजन के लिए आपके पास एक स्वर होना चाहिए। ठीक है ना, एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा तो आपका व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं। जो अक्षर है वो क और श के मेल से बना है। अब यहाँ पर है क्या, ये जो क है ये स्वर रहित व्यंजन है। जो अक्षर है आपका ये क और श, मूर्धन्य श के मेल से आपका अक्षर बना। ठीक है, ये आपका अक्षर, जैसे आप यक्ष, दक्ष, तथक्ष। ठीक है, तो ये जो है किसके, क और श के मेल से, मूर्धन्य श के मेल से बना हुआ है आपका एक व्यंजन है। और यहाँ आप देखिए ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, इसलिए ये व्यंजन में नहीं आता क्योंकि व्यंजन मिलते हैं आपके किसमें, व्यंजन आपके बनते हैं किससे, एक स्वर से। देखो ये व्यंजन है, ये क आपका व्यंजन है, यहाँ पर एक स्वर है अ और दूसरा स्वर रहित व्यंजन है। यहाँ पर दोनों ही व्यंजन है, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। तो ये अंतर है इन दोनों में, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में। व्यंजन में एक स्वर होता है, एक स्वर रहित व्यंजन होता है, जबकि आपका जो संयुक्त व्यंजन है इसमें आपके दोनों ही व्यंजन हैं, जिसमें एक स्वर रहित होगा जिसमें स्वर नहीं है और दूसरा आपका स्वर सहित होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक स्वर रहित और एक स्वर सहित व्यंजन होगा। ठीक है, तो अक्षर मिला है, स्वर क आपका स्वर रहित है, क्यों, इसमें स्वर नहीं है, क स्वर रहित है। ऐसे ही त्र आपका मिला है, किस किस से बना है, त और र, ये जो है स्वर रहित त है और र, इन दोनों के मेल से, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लें, इन दोनों के मेल से आपका त्र बनता है। तो ना तो ये स्वर की कैटेगरी में आता है ना ही व्यंजन में, क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र है और व्यंजन में एक स्वर होना चाहिए, तो यहाँ तो स्वर है ही नहीं, यानी कि जिनके मेल से ये बना है इसमें स्वर नहीं है, तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। यों आपका बनता है ज स्वर रहित और यहाँ पर यों से मिल करके, तो इनको आप नोट डाउन कीजिए किस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन बन रहे हैं और क्यों इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। ठीक है, इनको स्वरों में और व्यंजनों में क्यों नहीं रखा गया है। आगे देखिए जो श्र है, श्रमिक वाला, वो जो है आपका ये तालव्य, ये भी स्वर रहित है, तालव्य स और र के मेल से बना है। तो इन चारों को आप सभी बच्चे नोट डाउन कर लें। जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं, अक्षर, अक्षर किन किन व्यंजनों के मेल से बना है। साथ में यहाँ पर एक विशेष या नोट करके लिख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन में पहला स्वर जो है आपका, पहला व्यंजन जो होता है वो स्वर रहित होगा, तो किसी भी व्यंजन के नीचे ये तिरछी रेखा यानी उसमें स्वर नहीं है। ठीक है, तो ये स्वर रहित है, तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित, जिसमें ये जो है तिरछी रेखा नहीं है, तो वो आपका स्वर के साथ होगा। चलिए इसको नोट डाउन करें। जीआईसी दराऊ, आपको आवाज आ रही है बच्चे? हैंड रेस कीजिएगा। चलिए चलिए नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए सभी नोट डाउन कीजिएगा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं और ये व्यंजन किन किन व्यंजनों के मेल से बना है। ठीक, चलिए ये आपने नोट डाउन कर लिया, चलिए हैंड रेस कर लीजिएगा अगर हो गया है तो, हाथ खड़े करिए ताकि पता चल जाए कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। चलिए आगे देखिए, चलिए इसको मैं स्क्रीन पे रखूंगी, इसका नहीं हुआ है वो लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा, अब है आपका द्वित्व व्यंजन। अब यहाँ पर देखिए, जब एक व्यंजन अपने ही जैसे, जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहा जाता है, द्वित्व।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क स्वर रहित है, क स्वर रहित है, बार बार इसका जो है यहाँ पर जिक्र आ रहा है, ये स्वर रहित है, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे एक इस प्रकार से हलंत लगा है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। आधा क की तरह आप इसे लिख सकते हैं, जो इसको आप आधा क भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जब इसके साथ पूरा ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आधा क और पूरा क। तो जैसे यहाँ पर कुछ शब्द भी लिखे हैं, पक्का, ठीक है, छक्का, तो आधा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये स्वर रहित च और ये स्वर सहित, ये आधा च और च, तो कच्चा बच्चा। ऐसे ही आधा ज और पूरा ज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छज्जा मज्जा। तो यहाँ पर ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, आधा ज भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ट के साथ भी है, तो कट्टा सट्टा, ठीक है। त के साथ भी यही है, छत्ता सत्ता। न के साथ वही है, छिन्न भिन्न, ठीक है। अब यहाँ पर विशेष बात क्या है कि द्वित्व व्यंजन में भी पहला जो व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा। क्यों, सब में आप देख रहे हैं हलंत लगा है, अर्थात ये आपका स्वर रहित है, ठीक है। और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है, जिसमें हलंत ना हो वो स्वर सहित होगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए, तो इस प्रकार से आपने संयुक्त व्यंजन और साथ में हमने पूरा जो अभी तक आपने वर्ण विचार पढ़ा है उसको हमने आज रिवाइज भी किया है, ठीक है। क्योंकि कल बच्चों को जो है, कुछ बच्चों को, कुछ स्कूल के बच्चों को ये जो है स्वर और व्यंजन क्लास 8 के बच्चे थे, क्लास 7 के बच्चे हैं, जबकि ये क्लास 6 को पढ़ाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर में मैंने खुद आपको पढ़ाया है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से आज इसको दोबारा से रिवाइज किया है, ताकि आपको एक बार फिर से आप इसको समझ सकें। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका व्याकरण में, क्योंकि इसके बिना आप आगे इस व्याकरण को नहीं कर पाएंगे। अब कल की क्लास में आप पढ़ेंगे अतिरिक्त व्यंजन, साथ में संयुक्ताक्षर। कल हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, हम सीधे आगे पढ़ेंगे। संयुक्ताक्षर आप पढ़ेंगे, फिर आप यहाँ र का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है और वर्ण विच्छेद कैसे आप करते हैं, ये सभी बातें हम कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने वर्ण विचार को रिवाइज किया है, ठीक है। क्योंकि कल हमें बच्चों के डाउट्स आए थे कि उनको जो है फिर से स्वर और व्यंजन जो है उनको आ नहीं रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी ना तो उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए हमने इसको रिवाइज किया। और आज की क्लास में आपको संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में आपको पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे संयुक्त अक्षर के बारे में, अतिरिक्त वर्ण के बारे में, और हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि हम आगे शब्द विचार को अच्छे से पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।